तो आज सवाल पूछ रही है देश की पब्लिक। सवाल नंबर 1, मोहब्बत की दुकान की रट लगाकर क्या राहुल गांधी वोट के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम वोट के लिए राहुल ने हिंदू दलितों पर सेल्फ गोल कर लिया? सवाल नंबर 3, मोदी युग में बदले हुए भारत को दुनिया महसूस कर रही है, राहुल गांधी को क्यों अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वारिस पठान जी AIMIM के प्रवक्ता हैं। क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल क्यों नहीं है? कुतुबुद्दीन औरंगजेब है, औरंगजेब रोड, कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हमारे देश का इतिहास क्या है। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज जो नंबर आए हैं, आज जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, द बॉस, भारत 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हैं, इन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं। ये कहते हैं लाइंग डाउन एंड ऑल दैट, ये भी कहते हैं कि मोदी जी तो भगवान को पढ़ा लें, और तो और इनके जो प्रोग्राम में जा रहे हैं वहां माइक टेस्टिंग से पहले देश का राष्ट्रगान बज रहा है, लोग बैठे हुए हैं, लोग चल फिर रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है, जो आधा बजाया नहीं जा सकता उसे आधे में रोककर कहा जाता है माइक टेस्टिंग। मुझे बताइए, आप राहुल गांधी की बात मानेंगे या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं दलितों जैसा व्यवहार मुसलमानों के साथ है, तो मुरादाबाद दंगा 13 अगस्त 1980 83 लोगों की मौत हो गई थी, 112 घायल। 22 मई 1987 हाशिमपुरा नरसंहार, 42 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया था। मलियाना नरसंहार 23 मई, अगले ही दिन 1987 मेरठ के मलियाना में 72 मुस्लिमों की और हत्या। मुजफ्फरनगर दंगा 8 अक्टूबर 1988 मुसलमानों की मौत हुई थी और कुल 87 लोगों की मौत हुई थी। बदायूं दंगा, इसमें भी 27 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, जो इस तरह से आज के देश में भारत की जो शान है उसके बारे में ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो भी बाहर देश के? देखिए नविका जी, सवाल बहुत लंबा है, निश्चित तौर पे जवाब भी थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए, पहली बात तो मैं देख रहा हूं कि ये विदेश में चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है साहब विदेश में क्यों बात कही जा रही है। देखिए, सच बात चाहे वो देश में कही जाए, वो विदेश में कही जाए, और मुझे लग रहा है विदेश में अपने लोग रहे हैं, कोई विदेशी बाहर का आदमी नहीं था उसमें। और ये परंपरा तो हमारे माननीय मोदी जी ने कायम किया है कि विदेश में जाकर के अपने देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो मुझे लग रहा है समस्याओं पर चर्चा करना, उसका हल खोजना, ये कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते और ज्यादा फर्क समझते भी नहीं है। बस शर्त यह है कि कांग्रेस में आज जो युवा नेतृत्व है उस बात को एडमिट कर रहा है, उसने सच को स्वीकार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम सच को स्वीकार नहीं कर रही है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं साहब कि हिंदू और मुसलमान का DNA एक है, मुसलमान के बगैर हिंदू भाई अधूरा है। दूसरी तरफ तमाम बातें भी हमारे वारिस पठान साहब ने कही है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त कम है। मैं कहूंगा बहुत सारे वाकयात हैं, तमाम मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम तरीके की घटनाएं होती है, साहब फूलमाला पहनाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, रही बात विदेशों में देश की चर्चा, मैं कहना चाहता हूं आज जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं सब वो चीजें खराब लग रही हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री इस मुल्क के जो सर्वे सर्वा है, इस मुल्क के अगुआ हैं, वही जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और साहब कहते हैं कि अगर लोकतंत्र सीखना है तो ऑस्ट्रेलिया से सीखो, साहब तब देश का अपमान नहीं होता है। वही हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब विदेश में जाते हैं कहते हैं कि पहले तो इस मुल्क में पैदा होना शर्म की बात थी, तो क्या देश का सर नहीं झुकता है? मैं कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं तो बात सही होता है, जब विपक्ष का आदमी आवाज उठाता है तो बात गलत होता है।
दो तीन बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को देखिए, जिससे लगातार चर्चा हो रहा है, सब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आज कहीं ना कहीं, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भेदभाव हो रहा है। और वोट के लालच में एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए आज कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी पर प्रहार किया जा रहा है। अब मानिए आजम खान साहब को ले लीजिए आप, सब 90 मुकदमे 2 दिन में कायम कर दिए गए। और अभी जो लेटेस्ट एक फैसला आया है, आप खुद आप जानती हैं, इतनी बड़ी एंकर है देश की, इतनी बड़ी आप पत्रकार हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं, आपको बहन भी मानता हूं। आप देखिए, शिकायतकर्ता ने खुद इस बात को कहा कि डीएम ने मुझे हड़काया था, हमको धमकाया था, हम तो अपना केस वापस लेना चाहते। तो साहब डीएम ने धमकाया तो डीएम को किसी और ने भी धमकाया होगा। तो जहां पर लोकतंत्र की अजीज खान साहब, ये आजम खान साहब तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे बड़े प्रताड़ित प्राणी हैं। इनकी तो भैंसें ढूंढने जाती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके राज में। अब जिनकी भैंसों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगी, वो प्रताड़ित आदमी तो नहीं होगा ना? देखिए नाविका जी, मुझे कंप्लीट नहीं, देखिए प्रताड़ित का इशू नहीं है ना। सवाल इस बात का है कि ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा ना। अभी संविधान में भैंसे बचाने का कोई पुलिस की ड्यूटी लगाइए? नहीं, संविधान की अगर बात करें तो भैंसे बचाने की पुलिस की ड्यूटी है क्या? कि कोई आपका बड़ा नेता हो तो उसकी भैंसे भी बचा के लानी है? जयवीर शेरगिल, ये अजीज खान साहब किस तरह की बात कर रहे हैं? कंप्लीट करने दे। ये परसेप्शन और नरेशन मत क्रिएट करिए। आप बड़ी पत्रकार है देश की। अवस्थी जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, अवस्थी जी कह रहे थे, कंप्लीट करने दीजिए, कह रहे थे साहब मुसलमानों को क्या उनका नहीं, परसेप्शन और नरेशन की बात आप नेता लोग जाने, हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं। नाविका जी, इन्होंने मेरा नाम लिया, जरा 10 सेकंड नहीं प्लीज मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। अरे आपने मेरा नाम लिया, जवाब तो सुन लीजिए। कंप्लीट नहीं हुई सर, अवस्थी जी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे 10 सेकंड आपकी हो भी नहीं सकती कंप्लीट। नहीं अरे सर कंप्लीट होने दे, नहीं होगी नहीं आपकी कभी कंप्लीट। घड़ी देखकर 10 सेकंड का समय देती हूँ, सुनिए ना, खत्म 10 सेकंड दे दे मुझे, 10 सेकंड। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो मुसलमानों को आज उनका हक मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि समाज बीजेपी दे रही है, सब संविधान ने हक दिया है और संविधान ने यह हक दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी को 2 दर्जा का नागरिक बनाना चाहते हैं। आज आप खाद रसद देते हैं। अब सुन लीजिए, आपको मिल गया ना पूरा टाइम, आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अब सुन लीजिए, जिस मोहम्मद आजम खां को आपने बड़ा बिस्सा बताया, वो मोहम्मद आजम खां वो व्यक्ति है जिनको बलात्कार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। यह है बेटियों के प्रति सम्मान का भाव। वो है जिन्होंने एक अपनी जो प्रतिद्वंदी थी, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के कपड़ों पर एक बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की। ये वो है मोहम्मद खान। और ये वही प्रतिद्वंदी थी जो इनकी पार्टी में भी रह चुकी हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्द। और आप कह रहे हैं आपकी बात पूरी नहीं, आपकी बात कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको मोहम्मद आजम खान का दर्द समझ आ रहा है, उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा है जो पिछली 7 पीढ़ियों से सिर्फ पंक्चर लगा रहा है। आपको उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा जो पिछली 8-10 पीढ़ियों से सिर्फ कारपेंटरी बढ़ाई का काम कर रहा है। आज उसका बेटा जो रिक्शा चला रहा है, आज उसका बेटा जब पुलिस में भर्ती होता है, आईएएस बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, तो उसको लगता है कि हाँ पिछले 9 साल में मुझे क्या मिला। सवाल यही है, ऐसा नहीं करता है। ये समझ में आई आपको? मदर ऑफ अजीज खान साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल समझ में आई सर नाविका जी, अवस्थी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हो उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अहंकार की बात मत करिए ना, मत करिए आप। आपके अहंकारों की बात सुनाऊं आपको मैं? अरे सुनिए ना, अहंकारों की बात पहले वो कह ले जी। क्या दिक्कत है जी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। चाहते हैं आप स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो विपक्ष को मजबूत करिए, और वो आप नहीं करना चाहते। विपक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। आप उसकी बात को नहीं सुनते। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। साहब, विपक्ष देशद्रोही है। अगर वो देश की बात उठाना चाहता है, देश की समस्याओं पर चर्चा करना चाहता है, किसान हित की बात करना चाहता है, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं साहब आप देशद्रोही हैं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो कुछ बीजेपी
माननीय मोदी जी जनता का दस आपकी सेकंड बात देता क्यों नहीं हूं। मानती? ये तरीका ठीक जनता नहीं है। जनता मोदी जी की बात क्यों मानती है? अब आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो ही आपको मजबूत भी करे। कमाल है ये भाई, जिम्मेदारी उसकी नहीं कंपटीशन है। में जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिद्वंदी मुझे और मजबूत अजीज करेगा। खान साहब सुन लीजिए, अगर किसानों के आंदोलन में कनाडा का प्रधानमंत्री बोलेगा तो ये कहा जाएगा। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, जयवीर शेरगिल जी ने कहा था कि 0 है पश्चिम बंगाल में। मैं शेरगिल साहब को मैं बता दूं, थोड़ा सा सुधार दूं, एक सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कांग्रेस मुक्त कर दिया। वो एकमात्र जो उपचुनाव में जीता था उसने भी टीएमसी ज्वाइन कर दी। लोकेश जिंदल, मेरा सवाल आपसे है, चलिए आम आदमी की तो बात मत करिए, आम आदमी तो शीश महल में बैठा हुआ है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी और दिन। लेकिन आज मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर इतना ही है कि भारत का कोई वर्ग पीछे रहे या उनके साथ भेदभाव हो तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मोदी विरोधियों का ये आरोप कि मुसलमान विक्टिम है भारत के विकास के आंकड़ों के लिहाज से शायद सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं मानती हूं कि भेदभाव या बांटने की हर एक राजनीति का विरोध होना चाहिए, लेकिन इसे मोदी सरकार की नीति बताना अन्याय होगा। मुस्लिम विक्टिम कार्ड के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा सकती है, देश का भला कतई नहीं हो सकता। क्योंकि जब देश बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, जब सब्सिडी जा रही है, तो कोई किसी का धर्म नहीं पूछता। सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है, गरीबों के घर बनते हैं तो सबके लिए बनते हैं, उज्ज्वला गैस जाती है तो सबके लिए जाती है, और जब जीडीपी की ग्रोथ होती है तो सब तरक्की भी करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शायद ये सीखना होगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत।